चलिए बच्चों, सो प्लीज ओपन सेक्शन नंबर 96 इन योर बेयर एक्ट। प्लीज ओपन, सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चों। थोड़ा सा मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप उसके हिसाब से देखें तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ जनरल मीटिंग। बच्चों, जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है? जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है? कैन आई से इट इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। इट इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, जहां पे शेयर होल्डर्स आते हैं, दे कास्ट देयर वोट। हाँ या ना? और आप सबको पता है जनरल मीटिंग में दो तरीके के रेजोल्यूशन हम पास करते हैं। कौन सा? इधर ऑर्डिनरी और स्पेशल। या तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं या फिर हम कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं? स्पेशल। ठीक है, चलिए, सो वी वुड बिगिन। आज हम शुरू करेंगे। यार ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? लाइट जल रही है क्या अभी? एक मिनट, अभी हो गया? चलिए, चलिए बच्चों, सो एज वी ऑल नो, जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक प्रकार से मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और मीटिंग में आके वोट डालते हैं। अब जनरल मीटिंग कितने टाइप की होती है? सो कंपनीज एक्ट में बेसिकली दो टाइप की जनरल मीटिंग के बारे में बताया गया है। पहली पहली है 96, जो किससे रिलेट करता है? एनुअल जनरल मीटिंग। और सेक्शन दूसरी है सेक्शन 100, जो किससे रिलेट करता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वेरी नाइस। सो ये सब बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? डिस्कस करने वाले हैं नाउ। अब पहला जो सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज 96। जो पहला सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो कौन सा सेक्शन है? 96, दैट डील्स विद व्हाट बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? एनुअल एग्जाम, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन सारी चीजों में और एनुअल जनरल मीटिंग में एक कॉमन चीज है क्या? ये साल में एक ही बार आते हैं। ठीक है, चलो, सो जल्दी से विल ओपन विद सेक्शन नंबर 96। ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज सेक्शन नंबर 96 ओपन कर लेना। ऑनलाइन वाले बच्चों की आवाज आ रही है क्या मुझे? हेलो बोलो। मर जाते हैं यार ये लोग। हो गया था क्या? एक बार चेक कर लो यार। हेलो 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 बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों हेलो बोलो। हेलो बोलो, हेलो। हेलो बोलो, हेलो। अरे यार, ये कौन इनका स्पीकर निकाल देता है? मुझे समझ में ही नहीं आता यार। हाँ, वो सर निकाल देते हैं शायद। हेलो बोलो बेटा। चलो आगे। चलिए अब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए नाउ प्लीज हियर बच्चों। आज वो भी आया है जिसका चारों सब्जेक्ट का टोटल 50 आएगा। आजा भाई आजा, कम से कम आज 10 मार्क तो ऐड कर दूंगा तेरा। चलिए चलिए जल्दी से। सो विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 96। तो अभी अपनी जो जर्नी शुरू होगी,
94 अपन वहां पढ़ेंगे, कहाँ पे, जो अपना चैप्टर है, कहाँ पे? नहीं, मेरे नोट्स में भी यहाँ तक ही है, 94 तक ही है। चलिए 94 हम रजिस्टर और रिटर्न करके दे रहे थे चैप्टर, हम वहां पे पढ़ेंगे। अच्छा इधर देखो, सो सेक्शन 96 में बच्चों ध्यान से देखना, सेक्शन नंबर 96 में, अच्छा एक चीज याद रखो, सेक्शन नंबर 96 में भले ही हम एनुअल जनरल मीटिंग शुरू कर रहे हैं, दो वी आर बिगिनिंग विथ सेक्शन नंबर 96, अपने मॉड्यूल के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हो। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, यू आर नॉट स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप अभी भी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? चैप्टर 7 ही पढ़ रहे हो, यस। तो यहां पे जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो कौन से रहेंगे? फॉर्म्स यहां पर आज भी आपके एमजीटी रहेंगे, रूल्स जो है अभी भी आपके वही रहेंगे, कौन सा? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। विवेक उसको जानते हैं क्या, जो पीछे बैठा है? बहुत दिनों मतलब 2-3 महीने के बाद आया होगा, 2 महीने के बाद। तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा, वो आया था 10 दिन क्लास अटेंड किया और भाग गया वापस। तो ऑनलाइन था कि नहीं? देखा क्या इतने लेक्चर्स? लास्ट लेक्चर कौन सा लिया था मैंने? ग्रेट ग्रेट, चल ठीक है लाइन में है। चलिए बच्चों, नाउ प्लीज हियर, सो एवरीवन डू कम टू सेक्शन नंबर 96। ऑनलाइन वाले बच्चों भी जल्दी से आ जाइए सेक्शन नंबर 96 पे। चलिए, और यहाँ पे अपने को सिर्फ सेक्शन ही पढ़ना है, देयर इज नो रूल्स नहीं है यहाँ पे, बट सेक्शन में काफ़ी टाइम लगता है, भले ये सेक्शन आपको छोटा सा लग रहा है बट इट टेक्स हेल ऑफ टाइम। चलिए, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम्स। सो प्रायर टू स्टार्टिंग दिस, ये सेक्शन शुरू करने के पहले ही मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दूं। अरे यार, ये क्या हो गया? क्या कर रहा हूं मैं? चलिए, कल मैंने कंपनी लॉ के नोट्स बहुत अपडेट किए। अपडेट मतलब एडिशंस किए, अपडेट नहीं किया, बट कंपनी लॉ के नोट्स में मैंने बहुत सारे चार्ट्स डाले कल, जो तुम लोग को लिखवाया था वो सारी चीज़ें। कल काफ़ी अच्छा काम किया, कल का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था मेरे लिए। कल सब लोग पूछ रहे लेक्चर होगा या नहीं होगा, मैंने बोला एक दिन तो नोट्स को देना चाहिए, तो कल का पूरा दिन कंपनी लॉ के नोट्स को डिवोट कर दिया। नाउ प्लीज हियर, सो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, एनुअल जनरल मीटिंग, प्लीज हियर, एनुअल का मतलब होता है वंस इन अ ईयर, something which happens once in a year is called as annual. Something which happens once in a year. Now ईयर का मतलब हमको जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलता है। कहां पे मिलता है ईयर का मतलब? जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलता है। क्यों जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली ईयर को डिफाइन नहीं किया गया है। कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया है, बट किसको डिफाइन नहीं किया गया? ईयर शब्द को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको दूसरे लॉ में जाना पड़ेगा। तो ईयर का मतलब वहां पे डिफाइन किया गया है क्या?
कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर चालू कब होता है? 1 जनवरी को। खत्म कब होता है? और ये दोनों दिन जो है 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से शुरू होगा और अगले 31 दिसंबर की रात को 12 बजे क्या होगा? खत्म होगा। मतलब ये दोनों दिन भी आप क्या करोगे? ये दोनों दिन भी आप क्या करोगे? कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन में क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है। सो ये आपका ईयर हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रायर टू स्टार्ट ऑफ दिस सेक्शन मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। 1 जनवरी या मान लीजिए हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल मान लीजिए 2022 से लेके 31 मार्च 2023। ऐसा होता है अपना फाइनेंशियल ईयर। अपना फाइनेंशियल ईयर ऐसा ही होता है ना। और कैलेंडर ईयर कब होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब लॉ क्या बोलता है? व्हाट लॉ हैज टू से इज, लॉ ये बोलता है बच्चों, लॉ ये बोलता है कि आपको हर साल एक एजीएम करनी है। आपको हर साल क्या करना है? हर साल आपने एक एजीएम करनी है, ऐसा लॉ बोलता है। तो मेरा एक कॉमन सेंस लगा कि मैं आपसे पूछता हूं, अगर हर साल मतलब लॉ बोलता है कि एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। एक कैलेंडर ईयर में कैसे क्या होनी चाहिए? इन 1 कैलेंडर ईयर देयर शुड बी 1 एजीएम। ठीक है। तो मैं मान लो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, दिस इज 1 फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल की एजीएम मैं कब करूं? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, जो क्या है फाइनेंशियल ईयर है, इसकी एनुअल जनरल मीटिंग मैं कब करूं? अब आपको दोनों को मैच करना है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। आपको दोनों चीजों को क्या करना है? मैच करना है और फिर बताना है मुझे। हाँ, 31 2023 के पहले करना है। वेरी नाइस। 31 2023 के पहले करना है। और किसके बाद करना है? 1 जनवरी के बाद करूं? थोड़ा दिमाग लगाओ। 31 दिसंबर के तो पहले करूंगा, ये आपने सही बोला। मुझे अगर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एजीएम करनी है तो मैं एजीएम कब करूं? 31 मार्च 2023 के बाद। ऑलवेज रिमेंबर, कब के बाद बच्चों? 31 मार्च 2023 के बाद। क्यों बच्चों? एक चीज याद रखिए, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एजीएम कराने का एक बहुत मुख्य मकसद होता है कि इस पूरे पीरियड के दौरान जो कंपनी के क्या बने हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन अप्रूव करे? उन फाइनेंशियल अप्रूव स्टेटमेंट्स को कौन अप्रूव करे? शेयर होल्डर्स। इसलिए उस साल के जब क्या बन जाएंगे, उस पर्टिकुलर ईयर के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे, उस पर्टिकुलर ईयर के जब क्या बन जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे, तो एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेंगे? ईयर खत्म होने के बाद। तो 31 मार्च 2023 को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे। तो आप उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद करते हो। इज दैट क्लियर? शेयर होल्डर्स मीटिंग में आएंगे, ऑडिटर की रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों को शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं?
अडॉप्ट करते हैं मतलब अपनाते हैं मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया। और उसके बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं। इज एवरीवन विथ मी? चलिए, सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ यू द फर्स्ट सेक्शन। आज का हमारा पहला सेक्शन मैं आपके साथ शुरू करूंगा। सेक्शन का नाम है 96 और सेक्शन को कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। चलिए ध्यान देखिए, एवरी कंपनी, स्टार्ट कैसे हुआ है सेक्शन? सेक्शन स्टार्ट होता है किसके साथ? एवरी कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी। ओपीसी को छोड़ देंगे क्योंकि वहां पे मीटिंग का कोई सेंस होता नहीं है, बिकॉज देर इज ओनली वन मेंबर। तो एवरी कंपनी एक्सेप्ट फॉर ओपीसी, सेक्शन में ही लिखा है। क्या लिखा है? एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी। आगे क्या लिखा है? शेल। शेल मतलब ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मैंडेटरली। क्या करना है? इन ईच ईयर, ईयर का मतलब बच्चों, ईयर का मतलब इन ईच ईयर, ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, राइट? होल्ड, होल्ड मतलब करना ही है। क्या करना है? इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स, इन एडिशन टू मतलब आप बोर्ड मीटिंग कर लो, कमिटी मीटिंग कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर लो, जो मीटिंग करना है आप कर लो। वट एवर मीटिंग यू डू, वट एवर मीटिंग यू डू, हर मीटिंग के अलावा, इन एडिशन टू ऑल अदर मीटिंग्स दैट यू होल्ड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अ जनरल मीटिंग मतलब आपको एक जनरल मीटिंग करनी ही है। एज व्हाट बेटा? जिसका नाम क्या रखोगे आप? एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, आ मिनिमम वन, मैक्सिमम वन। ना मिनिमम वन ना मैक्सिमम वन, इट्स जस्ट वन। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? अ, तो ना आ के आगे मिनिमम है ना आ के आगे मैक्सिमम है। सो इन अ ईयर यू नीड टू होल्ड नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, जस्ट वन। साल में आपको एक मीटिंग होल्ड करनी है। कौन सी? जिसका टाइटल क्या होगा? अच्छा, और ये मीटिंग बोर्ड मीटिंग होगी या जनरल मीटिंग होगी? मतलब ये मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी और इस मीटिंग का टाइटल क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग। एंड शेल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच, और आपको स्पेसिफाई करना है कि ये मीटिंग एजीएम है। कहां पे स्पेसिफाई करना है? इन द नोटिस कॉलिंग इट, and not less than 15 months shall elapse between the date of one AGM and of the next. elapse का मतलब क्या होता है? गुजरना, गुजरना। टाइम कैसे elapse हो गया पता ही नहीं चला। टाइम कैसे elapse हो गया पता ही नहीं चला। और elapse हुए टाइम में कई लोग अपने करियर को कोलैप्स कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ प्लीज हियर, so what subsection 1 says? what subsection 1 says? कुछ नहीं, हर साल इन अ ईयर वंस आपको क्या करनी है? एक जनरल मीटिंग ऐसी करनी है जिसका टाइटल आप क्या दोगे, और जो यस और जो उस मीटिंग का नोटिस भेजोगे उस नोटिस में भी आपको स्पेसिफाई करना है क्या, कि दिस पर्टिकुलर मीटिंग विल बी हेल्ड एज व्हाट बेटा? जो कंपनी की पर्टिकुलर मीटिंग है दैट विल बी हेल्ड एज पर व्हाट बेटा? एज एन एजीएम। और दो एजीएम्स के बीच में
AGMs के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? दादा कितना हो सकता है मैक्सिमम गैप? 15 मंथ्स का मैक्सिमम गैप हो सकता है बिटवीन द टू AGMs. देयर कैन बी मैक्सिमम गैप ऑफ 15 मंथ्स. कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ जी, अच्छा, आर यू श्योर कि मीटिंग हमारी 31 मार्च के बाद ही होगी? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 की मीटिंग कब होगी? फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 की मीटिंग कब होगी? चिराग कब होगी? क्या फर्स्ट? क्या सस्ता माल भूखा है बेटा, आई एम सॉरी. श्रुति काटे जी के बाद 31 मार्च के बाद होगी. सो 31 मार्च 2022 के बाद होगी. और किसके पहले होनी चाहिए? ये हमने नॉर्मल लॉजिक समझा क्या नहीं से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कैलेंडर ईयर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि ईच ईयर में एक AGM तो अपने को करनी ही है. ठीक है, तो ध्यान से देखो. सो अब ये बोल रहे हैं, तो मान लो हम लोगों ने तो इस डेट के बीच में हम कर सकते हैं. तो मान लो हमने AGM की डेट रख ली 15 जुलाई की. 15 जुलाई 2022 की हमने एक AGM की डेट रख ली. कौन सी तारीख की रख ली बच्चों? 15 जुलाई 2022 की हमने क्या रख ली? हमने AGM की डेट रख ली. मेरा सवाल आपसे यह है कि अब बताइए अगली AGM, अब अगली AGM किस साल के लिए होगी? अगली AGM होगी, यस वेरी नाइस, FY 2022 और FY 2023 की AGM होगी अगली AGM बच्चों. अरे हाँ है ना बच्चों, जो अगली AGM होगी वो होगी FY 2022 और FY 2020 या बेसिकली FY 22-23 की AGM होगी. अब आप मुझे बताएंगे कि ये AGM किस डेट, ये AGM कब रखे हैं अपन? अच्छा चलो सबसे पहले जनरल रूल बताओ. 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद, और 31 2023 के पहले, या उस डेट को या उसके पहले. लेकिन अब अपने ऊपर 96 सबसेक्शन 1 ने अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है. क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है? कि दो मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 मंथ्स का हो सकता है. यस और नो? नॉट मोर देन 15 मंथ शैल इलेप्स. नॉट मोर देन 15 मंथ शैल इलेप्स, मतलब 15 मंथ से ज्यादा इलेप्स नहीं होना चाहिए. 15 मंथ तक इलेप्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मंथ्स बोल रहे हैं इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डेज नहीं बोल रहे हैं. तो क्या करने का? तो अब अपनी पिछली AGM कब हुई थी? पिछले साल की AGM कब हुई थी? 15 जुलाई. तो 15 जुलाई से 15 जुलाई 12 महीने हो गए. 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर. क्या नहीं से 15 अक्टूबर 2023 तक मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी AGM कर सकता हूं 96 सबसेक्शन 1 के हिसाब से. प्रोवाइजो के ऊपर मैंने चर्चा नहीं की है, बट एज ऑफ नाउ क्या कोई प्रॉब्लम है? 15 अक्टूबर 2023 तक मेरी AGM हो जाएगी फॉर फाइनेंशियल ईयर. विच फाइनेंशियल ईयर? 22-23. 22-23 की AGM मेरी कब हो जाएगी बच्चों? 15 अक्टूबर 2023 तक हो जाएगी. अरे हाँ है ना? तो ये इससे दो फायदे हो जाएंगे. क्या नहीं से कैलेंडर ईयर 2023, कैलेंडर ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर
ये दोनों के लिए एजीएम हो जाएगी ना बच्चों? अरे हाँ है ना? कंपनीज एक्ट भी खुश और फाइनेंशियल ईयर भी खुश। यहां तक सब मेरे साथ है? पक्का? 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना इलैप्स हो सकता है? अच्छा, अगर आप 16 अक्टूबर को करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 15 तारीख की रात के 12 बजे के बाद से क्या हो जाएगा? 15 मंथ से ज्यादा इलैप्स हो जाएंगे। इज एवरीवन विथ मी? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नाउ विल कम टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो 1। डू कम टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 के साथ में क्या पढ़ेंगे अपन? प्रोवाइजो नंबर 1 क्या बोलता है? इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, इन केस ऑफ विच एजीएम बच्चों? अब मैं आपके साथ चर्चा जो करूंगा दैट वुड बी ऑन फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कौन सी होती है गौरव? विच इज द फर्स्ट एजीएम? भाई पास होने के बाद तेरे चाल चरित्र पूरे बदल गए। अभी ग्रुप 1 में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ फर्स्ट एजीएम, अरे सीधे बोलना इनकॉर्पोरेशन के बाद। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कंपनी क्या होती है? पहली पहली बार बलिए। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कंपनी की क्या होती है? जो कंपनी की फर्स्ट एजीएम होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? फर्स्ट एजीएम। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और 7 में हमने पढ़ा था। रिटायरमेंट बाय रोटेशन का प्रिंसिपल कुछ था, याद है आपको? तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एजीएम के पहले क्या हो सकती है? ईजीएम भी हो सकती है, लेकिन यहां पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी? यस हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एजीएम की। सो वो डायरेक्टर के केस में था। यस 96 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो नंबर 1 इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ व्हाट बेटा? तो पहली एजीएम में आपको रियायत दी गई है। पहली एजीएम में आपको क्या दी गई है? रियायत दी गई है। कब कर सकते हो आप पहली एजीएम? पहली एजीएम आप कर सकते हो इनकॉर्पोरेशन, सॉरी, जिस डेट को आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। जिस डेट को क्या होता है? आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वहां से कितने महीने के अंदर? 9 months के अंदर आप क्या कर सकते हो? एजीएम कर सकते हो। एंड इन एनी अदर केस विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट बेटा? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ तो बच्चों फर्स्ट एजीएम, एनीवे 6 months वाले प्रोविजन के ऊपर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं पहले चर्चा करना प्रेफर करूंगा किसके ऊपर? 9 months के प्रोविजन के ऊपर मैं पहले चर्चा करूंगा। तो ये बोल रहे दादा कि आपकी फर्स्ट एजीएम कब हो सकती है? जिस दिन आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, इनकॉर्पोरेट हो गए, उसके बाद क्या होगा? आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो जिस दिन आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से कितने मंथ्स ना? अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों अपन इनकॉर्पोरेट हुए हैं, मान लीजिए अपन इनकॉर्पोरेट हुए हैं, अपन इनकॉर्पोरेट हुए हैं जनवरी 1 2021 को अपन, इट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मुझे बताइए अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। पक्का? सबके सब गलत हो। तुम लोग लॉ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? और लॉ पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाता। इन केस ऑफ फर्स्ट जनरल मीटिंग विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ व्हाट बेटा? अब बच्चों मैंने तुमको ईयर की डेफिनेशन तो बता दी है, बट अभी तक अपन ने किसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है? फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अपन ने नहीं पढ़ी है। है ना? पढ़िए क्या?
नहीं सर, वो तो कॉमन सेंस है। क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, जितना कॉमन सेंस लगता था अपन ने लगा लिया, बट यहाँ पे कॉमन सेंस लगने वाला, तो यहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा अपने को? टू क्लॉज 41 या 42, दोनों में से कोई एक है, चेक करो एक बार। फोर्टी टू है, कोई 41 बोल रहा है, कोई 42 बोल रहा है। 41 है, चलो जल्दी से आ जाओ, 2 क्लॉज 41 पे आ जाओ। 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर पे आ जाओ जल्दी से। नाउ प्लीज हियर एवरीवन, 2 क्लॉज 41 बोलता है फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन, ठीक है। इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब LIC, इट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर कैलेंडर ईयर, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर को जो कौन सा दिन आता है, 31 मार्च का दिन आता है, उस दिन मान लोगे क्या कि अपना फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी ऑफ अ ईयर। अगर आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर बच्चों मान लीजिए कि आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन रिस्पेक्ट वेयर ऑफ, वेयर मतलब जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप। ठीक है, प्रोवाइजो अपन बाद में पढ़ेंगे, या अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, प्रोवाइजोस ये अपन अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वापस से अभी आ जाइए, अपन कहाँ पे आ जाएंगे? हाँ जी, तो अपन वापस से आ जाएंगे सेक्शन नंबर 96 में। अब मुझे बताओ, अबे कहाँ है? दिल दिया गल्ला। हाँ जी, तो बच्चों मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? जनवरी 1 2021 को। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? वेरी नाइस, 31 मार्च 2022 वुड बी द एंड ऑफ माई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ या ना बच्चों, समझ में आया? लॉ में अंधेरे में तीर नहीं चलता। जब मैं नया नया टीचिंग में आया था तो मैं कुछ भी बोल देता था। टीचिंग में आने के 1-1.5 साल तक तो ऊपर वाले का कृपा रहा मेरे ऊपर, मैं कुछ भी तीर मार देता था बच्चों, क्योंकि इट वॉज अ रैकलेस एटीट्यूड। एंड बिलीव मी गाइस, जब मैं नया नया टीचिंग में आया था, कंपनी लॉ में 100 घंटे में पढ़ा के खत्म कर देता था। तो जब मैं किसी को ये बताता हूँ, जैसे अपनी वाइफ को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा, तो मेरी वाइफ बोलती है अब तो आपको एक्सपीरियंस आ गया है, तो आपको तो अभी 60 घंटे में पढ़ा के खत्म करना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलेंगे? लॉ जितना ज्यादा आप समझोगे, उतना ज्यादा आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा पढ़ने में। अगली बैच मेरे ख्याल से मेरी 300 घंटे की हो जाएगी, आपके बाद जो बैच चालू होगी, क्योंकि अभी उसमें नोट्स में ही डाल दिए मैंने, सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोवाइजोस। हालांकि बैरेक्स ही पढ़ना है, बट स्टिल अगली बैच में कोशिश ये होगी कि तुम ज्वाइन मत करना प्लीज। ठीक है, तुम फाइनल में मिलना मुझे अभी डायरेक्ट, या ग्रुप 2 में मिलना। हाँ जी, सो जैसा जैसा आप लॉ में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपकी टाइम क्या होता है, आपको चीज़ों को आप उतने ज़्यादा सतर्क होते जाएंगे। कभी तुमने मेरे मुंह से सुना है कि हाँ यहाँ पे चलो ये लिख दो? आई वुड नेवर से। क्यों?
हाँ, मैं चेक करूंगा अगर मुझे उस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन कहाँ नहीं मिल रहा है, एक्ट में नहीं मिल रहा है, रूल्स में नहीं मिल रहा है, टेबल एफ में नहीं मिल रहा है, एमसीए के सर्कुलर में कुछ नहीं मिल रहा है, एंड देन वी अप्लाई आवर ओन माइंड। फिर हम केस लॉस देखते हैं कि उस बारे में केस लॉ में कुछ कहा गया है। तो ऐसा ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये चीज मुझे सीखने में लग गया 20 साल, 15 से 20 साल, 20 साल तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 15 साल, और तुम लोग को मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग की जर्नी मेरे से बहुत आगे से शुरू होगी बच्चों, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी उतना ही है। जो अचीवमेंट, जो कीर्तिमान मैंने 36 की एज में बनाए, वो कीर्तिमान तुमको 30 की एज में बनाना है। और मेरे टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी ज़्यादा, आज के टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एनीवे, सो पक्का तो फर्स्ट एजीएम कब होगी? 31 मार्च 2022 के से कितने महीने के अंदर? 9 मंथ्स के अंदर, पक्का? तो कब हो जाएगी बच्चों? 31 दिसंबर 2022 को। तो अगर आपकी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन, अगर मेरी कंपनी 1 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मेरी कंपनी 1 अगस्त 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मेरी कंपनी 31 दिसंबर 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मुझे इन तीनों केसेस में बताइए कि मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? पहले वाले का? ओके, दूसरे वाले का? सेम। तीसरे वाले का? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, लेकिन अब मान लो मेरी कंपनी 31 दिसंबर की रात को 12:02 को मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब 1 जनवरी हो गई, 1 जनवरी के सुबह 12:02, तो क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? कैन आई से डायरेक्टली 1 साल, मतलब 31 मार्च 2023, राइट? सिर्फ 3 मिनट का लेट हुआ है, सिर्फ 3 मिनट का क्या हुआ है? लेट हुआ है, और आपका फाइनेंशियल ईयर तू सब कर लेगा ना, बर्तन मांज लेगा, मिक्सर ग्राइंडर चला लेगा, फ्रिज ऑन कर लेगा, तेरे घर के पीछे से ट्रेन भी जाती रहती, पू, सब कर लेगा तू, और सब हमको बताएगा कि मैं करता हूं। इधर, इज दैट क्लियर? श्योर? अब लेकिन ये 9 महीने वाला बात तो क्लियर हो गया। अब ये 9 महीने के चक्कर में ना एक प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है बच्चों, समझिए। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1 जनवरी 2021 को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। आपने एजीएम कब की? 31 दिसंबर 2022, 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 के बीच में आपने एजीएम किया, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, इस पीरियड के दौरान कैलेंडर ईयर कितने गुजर गए, या कितने कैलेंडर ईयर हो गए इस पीरियड के दौरान? 2 कैलेंडर ईयर हो गए ना? और फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ? एक ही हुआ। इस पीरियड के दौरान फाइनेंशियल ईयर एक ही हुआ, बट कैलेंडर ईयर कितने हो गए? अब साला 96 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था कि हर एक कैलेंडर ईयर में क्या होनी चाहिए? आपकी एक एजीएम होनी चाहिए। लेकिन यहां पे तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? कैलेंडर ईयर 2 निकल गए, बट एजीएम क्या हुई? एक ही हुई। तो क्या यहां तक देखते के ऐसा नहीं लगता कि हमने क्या किया, एक प्रकार का नॉन कंप्लाइंस किया? किसका नॉन कंप्लाइंस किया है? 96 सबसेक्शन 1 का नॉन कंप्लाइंस किया। लेकिन क्या हमने जानबूझ के किया है, या कानून को फॉलो करते करते नॉन कंप्लाइंस हुआ है? कानून ने जो बोला था हमने वही किया ना बच्चों, कानून ने जो कहा था हमने वही किया, बट स्टिल क्या हो गया?
नॉन कंप्लाइंस हुआ है, चलो ठीक है, इसको अपन यहीं पे होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखते हैं इसका कुछ है क्या। बट एज ऑफ नाउ प्रोवाइजो 1 के हिसाब से नॉन कंप्लाइंस तो हुआ है। नाउ कम टू अगला पॉइंट, एंड इन एनी अदर केस, फर्स्ट एजीएम के केस में कितने महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर, और इन एनी अदर केस विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा चलो, अब अपनी फर्स्ट एजीएम अपन ने कब कर ली थी? फर्स्ट एजीएम जो फाइनेंशियल ईयर था अपना 1 जन 2021 से लेके 31 मार्च 2023 तक का जो अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, इसके अपन ने एजीएम कब की है? मान लो 30 दिसंबर को कर ली, 30 दिसंबर 2023 को कर ली। कोई प्रॉब्लम है? लॉ को कंप्लाई कर रहा हूं मैं, लॉ को कंप्लाई कर रहा हूं मैं। अरे सॉरी, ये 22 है ना। क्या मैं लॉ को कंप्लाई कर रहा हूं? एम आई कंप्लाइंग विद द लॉ? हाँ या ना? पक्का? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एजीएम। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, अगला फाइनेंशियल ईयर कौन है मेरा? 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023। फर्स्ट अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। अब मुझे बताइए, इस साल की एजीएम, इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम की अर्लीस्ट डेट क्या हो सकती है? प्लीज लिसन टू माई क्वेश्चन एंड देन आंसर। मैं पूछ रहा हूं अर्लीस्ट डेट। व्हाट कैन बी द अर्लीस्ट डेट? अबे अर्लीस्ट डेट, अर्लीस्ट डेट का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की मुझे एकदम जल्द से जल्द एजीएम करनी है तो हाँ, वेरी नाइस। अभी आपको नोटिस वोटिस के प्रोविजन पता नहीं है, इसलिए अपन डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 1 अप्रैल 2023 इज द अर्लीस्ट डेट। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट डे भी कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज व्हाट अर्लीस्ट डेट। एंड व्हाट कैन बी द लास्ट डेट? व्हाट कैन बी द लास्ट डेट? लास्ट डेट बहुत पढ़ा है अपन ने। लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। नहीं, अब इधर देखो, अब अपने को दो चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने 96 सबसेक्शन 1 में पढ़ी थी। क्या कि दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म हो वहां से 6 मंथ्स। और अपने को कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है? दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि अगर तुमने 15 मंथ्स वाली कंडीशन फुलफिल कर दी तो 6 महीने वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, ऐसा लिखा है क्या? उन्होंने दोनों चीज बोला है। आपको क्या बोला है कि 15 मंथ्स की कंडीशन भी फुलफिल करो और 6 मंथ्स की कंडीशन को भी फुलफिल करो। प्लीज, उन्होंने आपको दोनों बोला है। यू नीड टू फुलफिल व्हाट बेटा? 15 मंथ्स वाली कंडीशन भी और 6 मंथ। तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मैं दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दूं और दोनों हो जाए फुलफिल? हाँ, अगर मैं नीचे क्या लिख दूं, अगर मैं क्या लिख दूं, अगर मैं दोनों के बीच में एक पॉइंट लिख दूं विच एवर इज, तो आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि एक कंडीशन बोलती कि 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए
और एक कंडीशन बोलती 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका फाइनेंशियल पीरियड क्लोज होता है उसके 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, पिछली एजीएम से 15 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो दोनों के बीच में अगर मैं क्या डाल दूं, विच एवर इज अर्ली। अच्छा, अगर विच एवर इज लेटर डाल देता तो क्या होता, तो बाढ़ में गया, तो दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल होती। लेकिन अगर मैंने विच एवर इज अर्लियर डाल दिया तो एक कंडीशन फुलफिल होगी, दूसरी अपने आप हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट डेट क्या हो सकती है, पहला पिछले एजीएम से 15 मंथ्स के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स के अंदर। पिछली एजीएम कब हुई थी अपनी, फर्स्ट एजीएम कब हुई थी, याद है किसी को? 30 दिसंबर 2022 को अपनी फर्स्ट एजीएम हुई थी। तो अगली एजीएम कब होगी, 30 दिसंबर 2022 से 15 मंथ्स काउंट करो, कितना आता है, 30 मार्च कौन सा, 2024 आएगा। 22 से 23 एक साल, और एक साल के बाद 3 महीने और करने, और 6 मंथ्स करोगे तो कितना आएगा, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2023। यहां से 6 मंथ्स करो क्लोज, कितना होता है, 6 मंथ्स। 6 मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो कौन सा डेट आएगा, 30 सितंबर 2023। तो यहाँ पे अपना एक डेट ये आ गया, और एक डेट डालते हैं अपन 30 सितंबर 2023। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है, व्हाट इज अर्लियर, अर्लियर इज 30 सितंबर 2023। तो अगर तुम 30 सितंबर 2023 को एजीएम कर लोगे तो क्या नहीं से तुम्हारी एजीएम 15 मंथ्स के अंदर भी होगी और 6 मंथ्स के अंदर भी होगी। अगर विच एवर इज लेटर कर देते तो तुम्हारी एजीएम यहां तक होती, तो 6 महीने वाली कंडीशन क्या हो जाती, ब्रीच हो जाती। इज दैट क्लियर? तो मान लो 30 सितंबर तक कर सकते थे अपन एजीएम, अपन एजीएम कब तक कर सकते थे, 30 सितंबर तक कर सकते थे। तो अपन ने अपनी एजीएम कर ली 2 अगस्त 2023 को कर ली अपन ने एजीएम, पहले ही कर ली, कोई प्रॉब्लम है? चलो ये हो गया। तो इस साल की एजीएम खत्म और कैलेंडर ईयर की भी एजीएम खत्म, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों की एजीएम हो गई। अब अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा मेरा, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। हाँ है ना? अब मेरी अगली एजीएम कब होगी, अब इधर प्लीज हियर, अब मेरी अगली एजीएम कब होगी, अनुष्का यहां पे आ जाइए मेरी जगह पे और मुझे कैलकुलेट करके बताइए मेरी अगली एजीएम कब होगी। कम कम हियर, ऐसे लगा। सर हेलो। सर 2 अगस्त के 6 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स के पहले। हाँ 6 मंथ 30। 2 अगस्त 15 मंथ्स अगस्त नवंबर 2 नवंबर।
30 सितंबर 24 के पहले कभी भी। मार्च, 31 मार्च। अरे कोई नहीं कोई नहीं, कम से कम तुम्हारे बाल तो फंसते हैं इसमें, है हमारे तो बाल ही नहीं है साला। इधर उल्टा ये पहनो और निकालो उसमें 2-3 बाल ठक ठक ठक। और सबसे दर्दनाक होता है कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखते हैं 3-4 बाल इधर से गिर गए, 3-4 बाल इधर से गिर गए। मैं हर बार बाल कटाने जाता हूँ, मैं अपने बार्बर से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, कब तक ये सौभाग्य मिलता रहेगा कि बाल कटाने आना पड़ेगा। तो मेरा बार्बर हर बार मेरा दिल रख लेता है, बोलता है सर टेंशन मत लो, 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं बहुत टेंशन लेता था बाल झड़ने का, कि बाल झड़ते, पहले मैं बाल बहुत बड़े बड़े रखता था, मैंने कहानियाँ शेयर की ना आपकी, फिर मैंने दिमाग ही खराब हो गया, मैंने बाल क्या रख दिए छोटे छोटे, झड़ते भी हैं तो दिखते नहीं है, वो सोचने से ज़्यादा झड़ते ना, मेरा बाल जा रहा है, मेरा बाल जा रहा है, मेरा बाल जा रहा है, और सच में चला जाता है एक दिन। एनीवे, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है सबको? तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, 96 सबसेक्शन 1 और उसका प्रोवाइजो नंबर 1 ही पढ़ा है अपन ने, ठीक है। चलिए अब हम आ जाएंगे प्रोवाइजो नंबर, पक्का सबको क्लियर है? डेट ऑफ एजीएम एंड डेट ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम। तो यहाँ पे चूंकि फाइनेंशियल ईयर ये था, तो अपनी एजीएम कब होगी? 1 अप्रैल 2024 के बाद होगी, जिसमें अपन क्या करेंगे, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी गतिविधियां हुई हैं उनको अपन क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, डायरेक्टर्स को गाली देंगे कि खर्चा ज्यादा हो गया या जो भी है। नाउ कम टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो नंबर 2, provided further that section 96 subsection 1 proviso number 2, if a company holds its first AGM as aforesaid, अगर कंपनी क्या करती है, फर्स्ट एजीएम एज अफोरसेड, अफोरसेड मतलब जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर कैसा लिखा हुआ है, 9 मंथ्स के अंदर, अगर कंपनी अपनी पहली एजीएम ऊपर लिखे हुए तरीके से करती है, ऊपर लिखा हुआ तरीका मतलब 9 मंथ्स के अंदर, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है क्या? अगर आपको याद है अपना ऊपर एक प्रॉब्लम हो गया था, डू यू रिमेंबर? क्या था? 2 ईयर थे, 2 कैलेंडर ईयर थे, बट 2 कैलेंडर ईयर के लिए अपन ने एजीएम क्या किया था, लेकिन उसमें मैंने बोला था कि अपनी गलती नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है, जिस ईयर में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर उस कैलेंडर ईयर के लिए आपने एजीएम नहीं की तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज एवरीवन विद मी? चलो, सो प्रोवाइजो 2 क्लियर है सबको? नाउ कम टू प्रोवाइजो नंबर 3, सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो नंबर 3। लेट्स सी प्रोवाइजो नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, द आरओसी में फॉर एनी रीजन है या स्पेशल रीजन है? अब स्पेशल रीजन क्या है, ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। व्हाट इज स्पेशल रीजन इज नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। और पावर किसके पास है? आरओसी में मतलब कंपलसरी है या फिर उसकी इच्छा हुई तो? आरओसी अगर चाहे तो, कौन चाहे तो? आरओसी अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड कर सकता है मतलब बढ़ा सकता है।
अगर आरओसी चाहे तो बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है? द टाइम विद इन विच एनी जनरल मीटिंग, सॉरी एनी एजीएम, किसका टाइम बढ़ा सकता है? एजीएम या एनी एजीएम? एनी एजीएम मतलब किसी भी साल की एजीएम, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, 8, 9, 10, कोई भी एजीएम का टाइम अगर आरओसी चाहे तो क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। कब एक्सटेंड कर सकता है? अगर क्या है, क्या दिखा दो आप? स्पेशल रीजन अदर देन फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम को छोड़ के, फर्स्ट एजीएम को छोड़ के क्यों? अरे यार फर्स्ट एजीएम के केस में ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन लॉट ऑफ टाइम। फर्स्ट एजीएम दादा आपको होल्ड करने के लिए ऑलरेडी कितने महीने का टाइम दिया गया है? ऑलरेडी यू हैव बीन ग्रांटेड अ टाइम पीरियड ऑफ 9 months फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम को छोड़ के बाकी कोई भी एजीएम है, आरओसी अगर आप स्पेशल रीजन दिखाओ तो टाइम एक्सटेंड कर सकता है, शैल बी हेल्ड बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। लेकिन आरओसी मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है? और वो भी कब? अगर आप उसको क्या दिखाओ, अगर आप उसे स्पेशल रीजन बता दो तो आरओसी क्या कर सकता है? एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने का पीरियड कितने से एक्सटेंड कर सकता है? 3 months से एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज, लिसन टू मी, अब आप अगला क्वेश्चन ये है स्पेशल रीजन क्या है? मैंने आपको बताया अब एक्ट में डिफाइन नहीं है। एक्ट में क्या नहीं है बच्चों? एक्ट में स्पेशल रीजन नाम का जो शब्द है उसे डिफाइन नहीं किया गया। अब डिफाइन नहीं किया गया तो अपन किसका आसरा लेंगे? टेबल एफ का, वहां पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद किसका सहारा लेंगे? रूल्स का, रूल्स तो है ही नहीं। उसके बाद अपन किसका सहारा लेते हैं? कोर्ट केसेस का सहारा लेते हैं। तो कोर्ट केसेस में कुछ केसेस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक कंपनी में स्ट्राइक और लॉकआउट चल रहा था। क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या था? झगड़ा था। और वर्कर्स ने रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी का था उसको लॉक करके रखा हुआ था, और इसलिए कंपनी ने क्या मांगा था? आरओसी से, और आरओसी ने एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया था। उसके बाद इसको स्पेशल रीजन माना गया था। क्या माना गया था? देन कोर्ट ने कंपनी के ऊपर क्या लगाया हुआ था? इंजंक्शन लगाया हुआ था। कोर्ट ने कंपनी के ऊपर क्या लगाया था? स्टे लगाया हुआ था। क्या, किस चीज का स्टे लगाया हुआ था? कि कंपनी किसी भी तरह की शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवा नहीं सकती। तो क्या कंपनी मान सकती है? ईडी, सीबीआई, पुलिस ऑफिसर्स, इन लोगों ने कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या रख लिया था? सीज करके रख लिया था। कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा और आरओसी ने एक्सटेंशन दिया। ये सारे रीजंस में एक सिमिलरिटी है। क्या? ये सारे रीजन क्या है? बियॉन्ड द कंट्रोल है। ये सारे रीजंस क्या है? बियॉन्ड द कोविड। पहली वेव कब आई थी कोविड की? 22, 23, 24, 25 से मार्च 2020 से कोविड की वेव शुरू हो गई थी। तो बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही नहीं पाए। किसके चलते नहीं बन पाए? कोविड के चलते। तो यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया। आरओसी ने डायरेक्टली नोटिस देके जनरल एक्सटेंशन सबको कितने कितने महीने का दे दिया? 3-3 महीने का सबको एक्सटेंशन दे दिया एजीएम क्या करने से? होल्ड करने से। मतलब आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ी नहीं, डायरेक्टली उनके यहाँ से एक्सटेंशन आ गया। आरओसी ने अपनी पावर का एक्सरसाइज किया और जनरली डायरेक्टली एक्सटेंशन दे दिया। सो एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। कितने महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है? 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा? अपने आप या आपको अप्लाई करना पड़ेगा? कोविड के टाइम पे एक्सेप्शन था, अपने आप मिल गया, बट नॉर्मली आपको क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। कब अप्लाई करना होगा? लास्ट डेट को या फिर उसके पहले? कौन सी लास्ट डेट? लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम। व्हाट इज लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम? 15 months और 6 months, whichever is earlier. Is that clear? Is that clear? चलिए ये ध्यान रखना। आप सर मैं उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकता? अगर उसके बाद अप्लाई किया तो प्रॉब्लम होगा क्या? अरे उसके बाद अप्लाई किया तो डिफॉल्ट हो जाएगा ना।
तुम एक्सटेंशन के लिए कब अप्लाई करोगे? जो तुम्हारी लास्ट डेट थी, वैलिडिटी पीरियड थी, आप उसी पीरियड में अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर तुमने उसके बाद अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, क्या ना, इसे लास्ट डेट तक तुमने ना ही एजीएम करी है और ना ही एक्सटेंशन मांगा है, तो क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, कोई मतलब नहीं उसके बाद एक्सटेंशन मांगने का। नाउ कम टू सबसेक्शन 2, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। एक बार नोट्स में आ जाइए। तो नोट्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट अपन ने सेम नॉर्मली एक्सप्लेन किया है, एजीएम का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी यहां पे आ जाएंगे ना। SS2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेट करता है, जनरल मीटिंग से रिलेट करता है, वो भी मैंडेटरी है। सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 ये बोलता है कि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरली कंपनी को क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। नाउ ये कुछ बता रहा है कि कौन कौन से बिजनेस आप एजीएम में कर सकते हैं, ठीक है, ये अपन देखेंगे। फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होना चाहिए, मैंने डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन देके लिख दिया, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ये एडजेंट एजीएम अपन बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इधर आ जाओ, एलओडीआर क्या बोलता है, व्हाट एलओडीआर सेज, व्हाट एलओडीआर सेज। एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। फॉर लिस्टेड कंपनीज एज पर रेगुलेशन 44 सब रेगुलेशन 5 and 6, top 100 listed entities by market capitalization determined as on 31st March of immediate preceding financial year shall hold AGM within a period of कितना, 5 months from the date of closing of the financial year. The top 100 listed companies shall provide what बेटा, one way live webcast of the proceedings of the AGM। इसका मतलब ये है कि टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जो हर साल हैं, टॉप 100 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, 31 मार्च को अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर आप किस में आते हो तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम कैसे करनी है, 15 मंथ्स या फिर 5 मंथ, विच एवर इज अर्लियर, प्लस आपको वन वे वेबकास्ट प्रोवाइड करना है। वन वे वेबकास्ट बोल दो, यूट्यूब पे लाइव जाते हो वो दैट इज वन वे वेबकास्ट, लेकिन जूम पे अगर लाइव जा रहे हो तो वो 2 वे है। अच्छा, सेम अगर आप सब्सीक्वेंट एजीएम नहीं कर पाए तो, अगर आप सब्सीक्वेंट एजीएम टाइम पे नहीं कर पाए, आप एक्सटेंशन मांग सकते हो, हाँ। और एक्सटेंशन आपको मैक्सिमम कितने महीने का मिलता है। अच्छा, यहाँ पे बताया है, ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रोविजन ऐड किए कि डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, यही आप एक्सटेंशन मांगते हो तो कई आरओसी जो दिलदार आरओसी होते हैं वो डायरेक्टली 90 डेज का एक्सटेंशन देते हैं। कुछ आरओसी 30 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का ऐसे एक्सटेंशन भी देते हैं, ठीक है। तो आप वापस से मांग सकते हो उनसे, क्योंकि आप एक्सटेंशन कितना ले सकते हो, मैक्सिमम 90 डेज का, आपके 3 मंथ्स का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21 जनरल एक्सटेंशन ऑर्डर वाज पास्ड बाय आरओसीज, कोविड के पीरियड में। चलिए नाउ एक्सटेंशन का एप्लीकेशन आपको कब देना है, वैलिडिटी पीरियड। नाउ हाँ, इधर राइट दिस क्वेश्चन। चलिए, लास्ट एजीएम कर लोगे मेरे हिसाब से।
चलिए, लिखा क्वेश्चन सब लोगों ने? लास्ट AGM ऑफ 125th में, ठीक है. Board of Directors of company is planning to hold this year's AGM at a possible later date due to technical issues in finalization of accounts. Give your suggestions about the date before which AGM should have been held with reference to the provisions of Companies Act. Shall we? चलो, क्या लिखोगे आंसर? स्टार्ट करो. एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1, हाँ, प्रोवाइजो, प्रोवाइजो, प्रोवाइजो 1, से प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 1 of Companies Act 2013 read with SEBI, फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, LODR 2015. The subsequent AGM of top 100 companies by market capitalization as determined on 31st March of every year must be held within कितना 15 months from the date of last AGM and within 5 months from the close of the financial year, comma, whichever is earlier. Whichever is earlier. इसके बाद in the given question में in the given question the last AGM was held on 25th May 2018. So for FY 2018-19 the AGM will be held on कब बच्चों?
A 15 months from 25th May 2018. कौन सी डेट आती है? दैट इज 25th August 2018 and 6 months from 31st March 2019 sorry 2019 दैट इज कौन सी डेट आती है? अरे सॉरी 5 months ना, 5 months from 31st month, that is 31st August 2019. So the earlier date is what? 25th August 2019. हाँ 25 अगस्त 2019 ना, 19 is the last date by which, कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम नहीं बताया. The top 100 listed company must hold its AGM. Is everyone with me? Done? चलिए लिख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएंगे. कम टू बेयर एक्ट. हाँ जी, एक घंटे 14 मिनट और सिर्फ एक ही सबसेक्शन. आकांक्षा मौर्य मुझे मार डालेगी. वैसे ऑलरेडी गुस्सा है कि साला डायरेक्टर इतना लंबा पढ़ा दिया सर ने ना. आकांक्षा गुस्सा तो नहीं हो बेटा? पक्का? सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 पे आ जाइए प्लीज. कम टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 2. Every AGM shall be called during business hours. So हर AGM कब होगी? एक मिनट. डे, डेट, टाइम, प्लेस. किसका? AGM का डे, डेट, टाइम, प्लेस. तो सबसे पहले टाइम के बारे में बताया जा रहा है. क्या टाइम बताया? हर एक AGM will be called at where बच्चों? Will be called at the business hours. ठीक है. अब बिजनेस आवर्स के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बता दिया. क्या है बिजनेस आवर्स? ओके. अच्छा एक मिनट, यहां पे देखोगे तो आप लिखा है कॉल. हर एक AGM को आपको बिजनेस आवर्स के दौरान कॉल करना है. और बिजनेस आवर्स क्या है? 9 AM टू 6 PM. बच्चे कॉल्ड का मतलब क्या है? आपको मीटिंग इतने टाइम में करवानी है. तो मेरी मीटिंग शाम को 6 बजे चालू हुई. कितने बजे चालू हुई? 5:59 को चालू हुई. चलो 6 बजे चालू किया तो भी कोई प्रॉब्लम कर सकता है.
बट ड्यूरिंग लिखा है 6 बजे, तो जब तक 6:01 को वायलेशन होगा, 6 बजे भी अगर आपने मीटिंग चालू की तो कोई प्रॉब्लम, और मीटिंग मेरी 6 बजे चालू हुई और रात को 2 बजे तक चली तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? एक मिनट, ये नहीं लिखा है मीटिंग शुड बी हेल्ड बिटवीन, ये लिखा है कि आपको मीटिंग करवानी है तो आप मीटिंग कब बुलाइए। मतलब मीटिंग आपको नोटिस में कौन सा टाइम बताना चाहिए? 9 to 6 का टाइम आपको नोटिस में बताना चाहिए। मतलब मीटिंग बिजनेस आवर्स के दौरान शुरू हो जाए, चले कब तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ऑन एनी डे, ऑन डे इज व्हाट? एनी डे विच इज नॉट अ, जो नेशनल हॉलीडे नहीं है। नेशनल हॉलीडे कितने होते हैं अपने देश में? 3, मेरे 15, 26 और 2। ओके। एंड शैल बी हेल्ड ईदर एट द प्लेस, सबसे सिंपल क्या है, कहां पे होल्ड कर लो? आप सबको पता है रजिस्टर ऑफिस कंपनी का घर होता है, तो रजिस्टर ऑफिस में कर लो, या फिर, लेकिन क्या होता है कई कंपनीज के रजिस्टर ऑफिस, जैसे मुंबई मुंबई जैसी जगह है, रजिस्टर ऑफिस बहुत छोटी जगह पे होता है, तो वहां पे सारे मेंबर्स आ नहीं सकते, तो और एट सम अदर प्लेस, या फिर कोई और जगह विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएट, या सिचुएटेड, यस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सिटी, टाउन या विलेज, जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या सिचुएटेड है? जिसके अंदर आपका, जैसे पूना, आपका रजिस्टर ऑफिस पूना में है, अप्पा बलवन चौक पे। कहां पे है? अप्पा बलवन चौक में आपका रजिस्टर ऑफिस है। तो क्या आप अपनी मीटिंग नवी पेठ में कर सकते हो, सदाशिव पेठ में कर सकते हो, कोरेगांव पार्क में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपका रजिस्टर ऑफिस भोसरी गांव में लोकेटेड है। कहां पे? भोसरी गांव में लोकेटेड है। क्या बच्चों, आपका रजिस्टर ऑफिस कहां पे है? भोसरी गांव में है। तो भोसरी गांव के, भोसरी गांव के किसी भी जगह पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? अरे हाँ या ना? भोसरी वाले जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे, और जो भोसरी वाले नहीं है, क्या वो भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं? यस और नो? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर? तो कहां पे होल्ड करोगे बच्चों? रजिस्टर ऑफिस, या फिर विद इन, विद इन मतलब अंदर, किसके अंदर? सिटी, टाउन या विलेज जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड है। इज दैट क्लियर? डेट नहीं बताई मैंने, डेट कौन सी होगी? कैलेंडर डेट। कैलेंडर डेट मतलब 32 जुलाई को मीटिंग नहीं कर सकते। ये बोल रहे थे 31 सितंबर को मीटिंग कर लेंगे। 31 सितंबर इज नॉट द कैलेंडर डेट, तो उसी डेट को मीटिंग कर सकते हो जो आपके कैलेंडर में आती है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोवाइजो 1, (96) subsection 2, proviso 1, provided that AGM of an unlisted company may be held at any place in India by consent is given in writing or electronic mode by all the members in advance। मतलब आप अगर चाहें तो, ऑल द मेंबर्स लिखा है, ऑल द मेंबर्स मतलब
इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप अगर चाहें तो एजीएम किसी भी जगह कर सकते हैं जो भारत में स्थित है। नदाफ बोलता है मेरी कंपनी की पहली एजीएम रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, पुणे में है। बट नदाफ क्या बोलता है, मेरी कंपनी की पहली एजीएम अजमेर शरीफ में होगी। कहाँ पे होगी, अजमेर शरीफ में होगी। तो नदाफ की प्राइवेट कंपनी थी, 3 ही शेयर होल्डर थे, नदाफ, रुखसाना और फरजाना। तीनों ने क्या कर दिया, कंसेंट। कैसे बच्चों, अगर अगर कैसे कंसेंट लेना है, लिखित में कंसेंट लेना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड बोल तो ईमेल के जरिए ले लो। किसका कंसेंट ले लो, सारे मेंबर्स का। तो अगर आपकी कंपनी के सारे मेंबर्स क्या करें, अगर आपकी कंपनी के सारे मेंबर्स एडवांस में कंसेंट दे दें, लिख कर कंसेंट दे दें। रिलायंस के केस में अगर 25 लाख शेयर होल्डर हैं तो पूरे के पूरे 25 लाख शेयर होल्डर्स क्या कर दें, कंसेंट में लिख के दे दे, रिटर्न कंसेंट दे दे। और कब रिटर्न कंसेंट दे, एजीएम आज कर ली तुमने, 2 दिन के बाद नहीं, कब बच्चों, इन एडवांस। एडवांस मतलब एजीएम के पहले अगर कंसेंट दे दें तो आपको रिस्ट्रिक्शन किससे मिल जाता है, ओए कौन सी, कहां से, कौन से रिस्ट्रिक्शन से आपको छूट मिल जाती है, अरे कौन सा, प्लेस वाली रेस्ट्रिक्शन में आपको क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। इज दैट क्लियर, अरे हाँ है ना। उसके बाद 96 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजर 2 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कंपनी को चाहे उस कंपनी को क्या दे सकता है, एग्जम्पशन दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया नॉर्मल, एक जनरल सेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी को क्या एग्जम्पशन है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा एक मिनट, और ये जो एग्जम्पशन है इससे कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है, ये जो प्रोवाइजो 1 के अंदर जो है वो छूट किसको अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होते हैं यहाँ पे, अनलिस्टेड कंपनी में कम होते हैं, तो कंसेंट लेना भी आसान होता है और शेयर होल्डर्स को उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती ना, शेयर होल्डर्स को उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है, तुम बोलते हो अजमेर में मीटिंग करना है, तो रिलायंस के केस में अगर ऐसा करो तो शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज शेयर होल्डर का माइंडसेट क्या होता है कि मुंबई में मीटिंग अटेंड करने आएंगे। अब लेकिन रिलायंस बोले कि नहीं अजमेर में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नाउ विल सी कि ये सेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। चलिए प्लीज कम, 96 बैरक खोलेंगे सब लोग, 61, 62, 63 फुट नोट नंबर 61 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62 क्या बोल रहे हैं, SS2 भी देख लो, मतलब ये जब सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या देखना है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 भी देख लो और क्या देख लो, टेबल F भी देख लो, अपन चेक करेंगे। 63 कोई मतलब नहीं है। 64 मीटिंग का मतलब क्या होता है, आप अपेंडिक्स 2 में देख सकते हो। 65 पे आ जाइए, 65 देखिए क्या लिखा है, 65 डील कर रहा है किससे, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 से डील कर रहा है। फुटनोट नंबर 65 क्या बोल रहा है देखो, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबसेक्शन 2 ऑफ 96 for the word such other place as the central government may approve in this behalf, the words such other place within the shall be substituted। मतलब इधर देखो,
ये अपन ने लिखा था प्लेस, कौन सी प्लेस है, हाँ या ना? तो अगर आपकी कंपनी कौन सी है, प्लेस के लिए अगर आपकी कंपनी क्या है बच्चों, व्हाट इफ योर कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या होगा? अरे गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्लेस कौन सी हो जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्लेस कौन सी होगी? अगर आप वो पढ़े तो क्या मतलब निकल रहा है? लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन और विलेज, और सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेम रजिस्टर ऑफिस, और या फिर और सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ सेक्शन 8 कंपनी के लिए देखिए क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे सेक्शन 8 कंपनी के लिए। प्लीज लुक फॉर सेक्शन 8 कंपनी। देखो क्या लिखा है सेक्शन 8 कंपनी के लिए। इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 96 प्रोवाइजो ऐड करना है बिफोर द एक्सप्लेनेशन। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए अपन क्या करेंगे, 96 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो नंबर 3 ऐड करेंगे। लेकिन ये प्रोवाइजो 3 किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? प्रोवाइजो 3 सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? प्रोवाइजो 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो क्या बोल रहा है वो, एट time, date and place of each AGM are decided upon beforehand by board of directors having regard to the direction if any given in this regard by the company in general meeting। कहने का मतलब क्या है, सेक्शन 8 कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसका क्या बच्चों, टाइम, डेट एंड प्लेस कौन डिसाइड करता है? बोर्ड डिसाइड करता है। कब डिसाइड करता है? एजीएम के पहले। किसके निर्देशों पे, किसके डायरेक्शंस पर? ऑन द डायरेक्शन ऑफ होम बच्चों, ऑन द डायरेक्शन ऑफ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर डायरेक्शन कहां देते हैं? तो जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके सेक्शन 8 कंपनी के शेयर होल्डर क्या करते हैं, डेट, टाइम और प्लेस डिसाइड करते हैं। किसकी? एनुअल जनरल मीटिंग की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके क्या करते हैं, टाइम, डेट और प्लेस डिसाइड करते हैं। मतलब उनको 96 सबसेक्शन 2 फॉलो करने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन डे, डे वही होगा। कौन सा डे होगा? डे, डे डिसाइड नहीं करेंगे। मतलब डे कौन सा होगा? डे वही होगा जो क्या है, अरे डे कौन सा होगा, जो नेशनल हॉलिडे नहीं है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड करेंगे, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी में क्या डिसाइड करेंगे, डेट, टाइम, प्लेस। एक मिनट एक मिनट, डेट भी है ना? अरे यार सॉरी, सो डेट मतलब डे हो ही गया ना। डेट का मतलब क्या हो गया, डे हो ही गया ना। सो सेक्शन 8 कंपनी को कहने का मतलब क्या है, 96 सबसेक्शन 2 से सेक्शन 8 कंपनी को क्या है, पूरे तरीके से क्या है, एग्जम्पशन है। हाँ या ना बच्चों? डेट, टाइम और प्लेस कौन डिसाइड करेगा उनका? डेट, टाइम और प्लेस दोनों ही कौन डिसाइड करेगा? ओए कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? श्योर? और कैसे डिसाइड करेंगे? इनको जो डायरेक्शन दिए हैं, किसने दिए डायरेक्शन दिए हैं? शेयर होल्डर ने। कहां पे डायरेक्शन दिए हैं? जनरल मीटिंग में। ओके। उसके बाद
बाकी तो कुछ नहीं है। नोट्स पे आ जाइए वापस से एक बार। ये एक्सटेंशन है, ये सब सेक्शन 2 है, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए है। टाइम डेट एंड प्लेस विल बी डिसाइड बाय द बोर्ड, ये वो है। अच्छा, तो कैन आई से सेक्शन 8 कंपनी की मीटिंग जो है वो नेशनल हॉलिडे को हो सकती है, नहीं हो सकती है? अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट का वो एक तरह से कोर पर्पस है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेट फिक्स करने की भी पावर है, तो कैन आई से दे कैन ऑल्सो फिक्स एनी डेट। डेट का मतलब एनी डेट, जिस डेट को क्या है नेशनल हॉलीडे है, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइडियली उनको करनी नहीं चाहिए, बट स्टिल दे कैन डू। आरओसी लगा सकता है फिर भी, हाँ आरओसी बोल सकता है कि डेट था बट वो नेशनल हॉलीडे। तो मतलब यहां पे समझ रहे हो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डेट अगर देखा जाए तो डेट का मतलब एनी डेट, और वहां पे 96 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? एनी डे नॉट अ नेशनल हॉलीडे। तो आइडियली सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए और नेशनल हॉलीडे को करना नहीं चाहिए। बट अगर आग से खेलने का शौक है तो कर भी सकते हो। और आप जस्टिफिकेशन क्या दोगे? लेकिन अब यहां पे हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एक बार देखते हैं, क्योंकि जहां पे हमको एक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड हमारा कंफ्यूजन क्या कर देता है, दूर कर देता है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। नाउ टाइम एंड प्लेस ये हो गया। इधर देखो, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 क्या बोल रहे हैं? कितने नेशनल हॉलीडे हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूनिसिपल लिमिट ठीक है, ये भी ठीक है। ना इधर देखो, यहां पे अपन ने थोड़ा सा कमेंट्री किया है। Hence, the member of Section 8 company have additional power with reference to giving instruction to the board for convening what beta AGM। चलो क्वेश्चन लिखना है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे अपन। विल राइट वन मोर क्वेश्चन। आरोहन आरोहन लिमिटेड, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखेंगे आरोहन लिमिटेड के बारे में। कॉर्पोरेट ऑफिस कलकत्ता में है, रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में, एंड वांट्स टू कॉल इट्स एजीएम इन मुंबई। कैन द कंपनी डू एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट? जल्दी लिखो क्वेश्चन। लिख लिया? चलो इसका आंसर क्या होगा? यस, एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो नंबर
प्रोवाइजो 1 ही है ना? ओए प्रोवाइजो 1 ही है ना? प्रोवाइजो 1, if all the members of the company, if all the members of an unlisted company give a consent in writing or by electronic mode in advance of AGM, then the AGM can be held at any place in India. Then AGM can be held at any place in India. तो आप अपनी AGM कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो? At any place in India. Full stop. नीचे. So in the given question, Arohan Limited by taking consent of all its members, by taking consent of all its members in the above manner, in the manner given above, by taking consent of all its members in the manner given above, may hold its meeting in Mumbai. Is that clear? चलो एक और क्वेश्चन लिखो. नेशनल विंड पावर लिमिटेड. जल्दी 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 जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है. राइट द क्वेश्चन सून.
चलिए क्या होगा इसका आंसर? नेशनल विंड पावर इक्विटी कैपिटल कितना हेल्ड करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है? 40%। LIC के पास कितना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना है? 20% है पब्लिक शेयर। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? सबसे पहले इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। वेरी नाइस। कंपनी के पास अप्रूवल है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल है कि अगली AGM कहाँ पे कर सकते हैं वो? दार्जिलिंग में कर सकते हैं। देखो एग्जामिनर तुमको पूरा घुमाएगा, 90% बच्चे यहाँ पे लिख के आएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो कहाँ पे कर सकते हैं अपन? दार्जिलिंग में कर सकते हैं। अभी जो लास्ट जो अपन ने फुटनोट नंबर 65 पढ़ा है, वापस से पढ़ के मुझे इसका आंसर बताना। मतलब गवर्नमेंट कंपनी को ही गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। और एक्सप्लेनेशन 96 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, सॉरी प्रोवाइजो, जो लास्ट सेकंड प्रोवाइजो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में इम्पोज। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे इसका? क्या नहीं से गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही किसी दूसरी जगह पे AGM कर सकती है। ठीक है, तो इस कंपनी को ये बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलने वाला। लेकिन हम चाहें तो प्रोवाइजो बता सकते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो एग्जम, देखो समझना क्वेश्चन की बारीकी समझना। यहां पे लिखा है गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है। तो एग्जम्प्ट, अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को एग्जम्प्ट करेगी तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी, ना कि अप्रूवल देगी। अप्रूवल सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट कंपनी को। तो यहां पे वो एग्जम्पशन वाला सवाल आएगा ही नहीं, अप्रूवल वाला सवाल आएगा ही। लिखो एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 of Companies Act 2013, the government company can hold its AGM. The government company can hold its AGM. कहाँ पे होल्ड कर सकती है? At the register office, at the register office of company, or at city, town or village, or sorry, within within city, town or village where the register office of the company is located, or at such other place as central government may approve. ठीक है, और एट सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ इन द गिवन, एक लाइन छोड़ के, इन द गिवन क्वेश्चन नेशनल विंड पावर लिमिटेड is not a government company as per section 2 subsection 46 है 45 है? ओके, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, सो इट कैन नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट for taking any approval. So it will have to do its meeting, its AGM as per section 96 subsection 2 only.
इतना लिख के खत्म कर देना। देखो एग्जामिनर घुमाएगा, इस क्वेश्चन में 90% लोग क्या लिख के आए होंगे? इस क्वेश्चन में 90% लोग यही लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे? कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आप जहां चाहो वहां अपनी एजीएम कर सकते हो। उनके चक्कर में मत पड़ना। दे विल ट्राई टू ल्योर यू, अट्रैक्ट यू, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो तुमको एग्जामिनर कहीं पे भी फंसा नहीं सकता। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द हाँ बेटा प्लीज बोलिए। एज पर 96 सबसेक्शन 2 ओनली। चलिए सो आज के लिए बस करेंगे, तो आज अपन पुराना वाला स्केड्यूल फॉलो करेंगे। कौन सा? तो अभी सेकंड लेक्चर वुड बी टुडे, JIGL का सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। और आप आज की छुट्टी आपकी 2 बजे ही हो जाएगी, 2 सवा 2 जो भी आपकी छुट्टी होती है, फिर अपन एक बार शाम को मिलेंगे।